हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रतिप संकरण विधि के बारे में, जो कि संकरण की तीसरी विधि के अंतर्गत आती है, बैकक्रॉस मेथड। इस विधि में F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से प्रतिप संकरण कराया जाता है। परिणाम स्वरूप नई किस्म का जीन प्रारूप प्रतिप संकरण के लिए उपयोग किए गए जनक के लगभग समान होता है। प्रतिप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को आवर्ती जनक कहते हैं तथा दूसरे जनक को अनावर्ती जनक कहते हैं। ये बात परीक्षा में पूछी जाती है कि आवर्ती जनक किसे कहते हैं और अनावर्ती जनक किसे कहते हैं। तो आवर्ती जनक वे जनक होते हैं जिनको प्रतिप संकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है और दूसरे जनक को अनावर्ती जनक कहते हैं। तो प्रतिप संकरण विधि के अंतर्गत F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से प्रतिप संकरण कराया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रक्रिया के बारे में। तो प्रतिप संकरण विधि की प्रक्रिया, प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमें दो जनकों का चयन करना है, जिसमें से एक जनक आपका आवर्ती जनक कहलाता है और दूसरा अनावर्ती जनक कहलाता है। आवर्ती जनक को आपका वो जनक होता है जो प्रतिप संकरण विधि में उपयोग में आता है, जिसका हम F1 पीढ़ी के साथ पुनः संकरण कराते हैं। ठीक है, और अनावर्ती जनक वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रथम वर्ष में आपके आवर्ती जनक के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष में हमने दो जनक लिया, और अनावर्ती जनक और आवर्ती जनक B और A करके इन दोनों के मध्य हमने क्रॉस प्रोडक्शन करवाया। इसके फलस्वरूप हमें एक F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। युग्मक बनेगा इनका, पहले युग्मक बनने के बाद हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। B और A के मध्य हमने क्रॉस प्रोडक्शन करवा दी। इसके फलस्वरूप में R और स्मॉल r हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इनसे जो युग्मक बनेगा वो बनेगा कैपिटल R और स्मॉल r, और कैपिटल R और स्मॉल r के मध्य जब हम संकरण की क्रिया करवाएंगे, इनके मध्य प्रोडक्शन करवाएंगे, तो हमें कैपिटल R और स्मॉल r प्राप्त होगा। द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसको हम कैपिटल R स्मॉल r से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r का हमें पुनः संकरण करवाना किसके साथ कराना है? F1 पीढ़ी का अब हमें प्रथम वर्ष के जो आवर्ती जनक था A, उसके साथ संकरण करवाना हो, और आवर्ती जनक हमारा क्या है? स्मॉल r। ठीक है, इसके साथ हमें संकरण करवाना है। तो इसके फलस्वरूप हमें F1 जनक A से प्रतिप संकरण कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? तृतीय वर्ष में एक अगली पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पाँचवें वर्ष में, छठे वर्ष करते हमें सातवें वर्ष तक तीसरे वर्ष की क्रियाओं को दोहराना है। तीसरे वर्ष में क्या किया जाता है कि कीट परीक्षण करते हैं और रोगी पौधों का जनक A से प्रतिप संकरण कराते हैं। तृतीय वर्ष में जो हमें पीढ़ी प्राप्त हुई उसका क्या किया जाता है? कीट परीक्षण किया जाता है और रोगी पौधों का जनक A से प्रतिप संकरण पुनः कराया जाता है। यह प्रक्रिया हमें लगभग 7 साल तक करनी है। 8वें वर्ष में हमें कीट परीक्षण करते हैं और रोगी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। इसके बाद स्वपरागित पौधों का बीज अलग अलग रखते हैं। 9वें वर्ष में जाके हमें जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसके साथ क्या करना है? हमें उपयुक्त बीजों से एकल पादप संततियाँ उगाते हैं, जैसे कि खड़ी लाइनों में बता रखा, एकल यानी अलग अलग लाइनों में उसको उगाया जाता है और रोधी पौधों में स्वपरागण पुनः कराया जाता है। 10वें वर्ष में जो हमें BC6 F3 पीढ़ी जो प्राप्त होती है, पुनः उपयुक्त बीजों से एकल पादप संततियाँ उगाई जाती है और रोधी पौधों के बीजों को अलग अलग पुंज में बनाते हैं, पुंज यानी समूह में उसको उगाया जाता है। ठीक है, 11वें वर्ष में हमें प्रचलित कीट रोधी किस्मों को मानक के रूप में लेकर उपरोक्त रोग रोधी संततियों का उपज परीक्षण किया जाता है और 12वें वर्ष में जाते जाते हमें मानक से अधिक कीट रोधिता एवं अधिक उपज देने वाली संतति के बीज का गुणन करके वितरित किया जाता है। मानक से अधिक कीट रोधिता यानी कि हमने जो वांछित किस्म प्राप्त करना चाहते थे प्रतिप संकरण के, में कीट रोधी रस्ट रेसिडेंस वाली किस्म का उत्पत्ति करनी थी, यानी कि हमें एक ऐसी किस्म का उत्पादन करना था जो कीट रोधी हो। ठीक है, जो कीट को ग्रहण न करे, अर्थात हमें एक ऐसी किस्म बनानी है जो प्रतिप संकरण के अंदर जो कीट रोधी हो, रस्ट रेसिडेंट हो। ठीक है, तो ये था हमारा कीट रोधिता के लिए एक प्रभावी जीन के स्थानांतरण के लिए प्रतिप संकरण विधि का रेखाचित प्रदर्शन। अब बात करते हैं प्रतिप संकरण विधि के गुणों के बारे में। प्रतिप संकरण विधि के गुण,
इस विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। यह विधि सुगम, सस्ती तथा वैज्ञानिक है। नई प्रभेद में किसी भी प्रकार के कृषि का कार्य परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। नए प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वे उसकी जानकारी में होती है। तो ऐसा क्यों लिखा है इसमें, किसी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, विधि सुगम, सस्ती तथा वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो कैसे कि हमें जो पहले आवर्ती जनक जो था हमारा ए, उसी को हमें पुनः पूरी विधि के अंतर्गत 7वें वर्ष तक हमें इसका संकरण करवाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे के चौथे पॉइंट के गुण के। तो इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। इससे पहले जो विधि हमने पढ़ी लगभग इसमें 30 से 35 हज़ार तक पौधे में उगाने पड़ते थे, और इस विधि के अंतर्गत इस प्रतिप संकरण की विधि का एक गुण है, वो है कि इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रतिप संकरण के दोषों के बारे में। तो प्रतिप संकरण के क्या क्या दोष हैं। इस विधि के निम्नलिखित दोष होते हैं। इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। दूसरा है, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि हमने प्रतिप संकरण में अभी जो किया वो सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण को लेके चले। वो क्या था, कीटरोधी था, कि हमें कौन सी किस्म चाहिए, हमें एक ऐसी किस्म चाहिए जो कीटों को आकर्षित नहीं करती हो। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा हमें लक्षणों का स्थानांतरण करना है आने वाली किस्मों में, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन होता है इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, संकरण की विधि के अंतर्गत अंतिम चौथी जो विधि आती है हमारी, वो है बहुसंकरण विधि, मल्टीपल क्रॉस मेथड। विभिन्न उद्भव वाले 2 से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को बहुसंकरण कहते हैं। विभिन्न उद्भव वाले 2 से अधिक पौधों से, यानी कि अब ऐसे पौधों का चयन करना है जो उनका उद्भव स्थान अलग अलग हो। ठीक है, उनका उद्गम और उनका उद्भव अलग अलग हो, ऐसे पौधों का हमें चयन करना है, और किसी एक लक्षण की प्राप्ति के लिए हमें उस एक लक्षण की दृष्टि से हमें संकरण कराने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बहुसंकरण कहते हैं। बहुसंकरण उस समय किए जाते हैं जब कुछ ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए होते हैं और इन सभी प्रभेदों से सभी ऐच्छिक लक्षणों को एक ही प्रभेद में लाना आवश्यक होता है।